अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग मॉर्निंग शो नया रास्ता। नाज़रीन, ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है अगर इसको खूबसूरत तरीके से गुजारा जाए। और कभी कभी ना ज़िंदगी में हम कुछ चीज़ें जो हैं वो भूल जाते हैं। अपने आप को तवज्जो देना, अपनी लाइफ को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को तवज्जो देना। हम सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरे को ये बुरा तो नहीं लग रहा, कहीं उसको मेरी हरकत बात बुरी ना लग जाए। हम इतने फोकस्ड हो जाते हैं अपने आसपास के लोगों को खुश रखने में कि हम अपनी खुशी भूल जाते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को हम भूल जाते हैं, टोटली इग्नोर करते हैं, अपना हुलिया बिगाड़ लेते हैं। और स्पेशली ख़वातीन जो हैं वो बिल्कुल अपनी मेंटल हेल्थ पे तवज्जो नहीं देती हैं। बच्चे, शौहर, ससुराल, माँ बाप, दोस्त अहबाब, फैमिलीज़, हम इसमें उलझ के रह जाते हैं। और फिर जब अंदाज़ा होता है कि मेंटली तो हम बड़े डिप्रेस हो गए हैं, हमारी तो ज़िंदगी कोई नहीं है, तो वो ख़वातीन फिर जो हैं वो एक जो चाहती हैं ना हमारे बच्चे हेल्दी रहे, वो कहीं ना कहीं उनको भी इग्नोर करना शुरू कर देती हैं, अपने शोहरों को इग्नोर करना शुरू कर देती हैं। और घर का माहौल जो है ना वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो है होना शुरू हो जाता है। और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं। आज का शो आप लोगों ने लाजमी देखना है। ये सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है, मर्दों के लिए भी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है ना वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अली मुर्तज़ा, CEO हैं थेरेपी एंड बेयोन के रिहेबिलिटेशन सेंटर है। ही इज़ अ साइकोथेरेपिस्ट। तो इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। अच्छा, आप यहाँ आए हैं ना, तब से मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी इग्नोर कर देती हूँ मेंटल हेल्थ को। लेकिन जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, मुझे बताएं मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए कितनी ज़रूरी है? जी सबसे पहले तो मैं इसमें ये बात कहूँगा कि आपने बोला कि हम जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि फिजिकली तो सारे ही अपना बड़ा ख्याल रखते हैं फिजिकल हेल्थ का, और लोगों ने एक हेल्थ की एक कॉनोटेशन कुछ फिजिकल ही बना ली है कि आपकी तबीयत कैसी है। बिल्कुल। कोई नहीं ये पूछता कि क्या आप खुश हैं। कभी आपने किसी से ये जाके पूछा कि क्या आप खुश हैं? अच्छा, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी लोगों से ये पूछा, और ये डिलिबरेटली मैंने ये सवाल चेंज करके पूछना शुरू किया, क्योंकि जो आगे ये पूछना तो हाँ जी क्या हाल है, हाँ कैसा जी, चल रहा है, तो होता नॉर्मल है। नॉर्मल। तो मैं कहा यार क्या आप खुश हैं? हाँ। तो उनमें से 70% के लोग जो थे ना वो रोने के करीब जाके वापस आके आपको जवाब देते थे, क्योंकि देखने में ये आया कि खुश ज़्यादातर लोग नहीं हो। नहीं है। अच्छा, खुशी का ताल्लुक एक प्रेटोस प्रिंसिपल है जिसको हम द 80-20 रूल भी कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हम जिंदगी में जो भी 80% चीज़ें करते हैं वो 20% चीज़ों के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो फिजिकल फिटनेस बड़ी लोग, बड़ी दुनिया इसको फॉलो भी करती है, इसको पसंद भी करती है, इसके बारे में पढ़ती है, बट मेंटल फिटनेस के बारे में तो नॉलेज ही नहीं है। बिल्कुल। अभी ये कुछ ही चंद साल पहले कुछ बातें अब होना शुरू हुई हैं। मोस्ट प्रॉब्ली 10-15 सालों के बाद जाके कुछ मैच्योर होंगी और एक ट्रेंड आएगा। अभी तक ये ट्रेंड नहीं आया। लोग समझते हैं कि शायद मेंटल फिटनेस जो है उसके ऊपर डिलिबरेट कोई काम करने की ज़रूरत तो है नहीं, हाँ जी। ये खुद ही ठीक हो जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि द माइंड डज नॉट नो व्हाट द आईज डोंट सी। आंख जो देखती नहीं है, दिमाग का उसको पता नहीं होता। तो हमने अपने दिमाग को कभी देखा नहीं होता। और इसी वजह से लोगों का ये भी मानना, अगर आप देखें, बहुत एक मिसकंसेप्शन है। लोग समझते हैं कि जो माइंड है वो आपके ब्रेन के अंदर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। माइंड आपकी बॉडी के अंदर होता है, ब्रेन के अंदर नहीं होता। ब्रेन का काम माइंड को जनरेट करना नहीं है, वो एक थॉट प्रोसेस को जनरेट करना है, वो एक अलग स्टोरी। बट हैविंग सेड दैट, हम जब बात करते हैं खुशी की, तो मैं अक्सर लोगों को ये बात करता हूँ, मदर्स को जो हमारे पास अक्सर आती हैं, कि मेरे बच्चे ने मुझे कोई खुशी नहीं दी, ये नहीं, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कोई खुशी नहीं दी, ये मुझसे लड़ते हैं, मुझे मारते हैं, मुझे ये करते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि याद रखिए, इस दुनिया में कोई किसी को खुशी देने के लिए नहीं आया। मैं आपको खुशी देने के लिए नहीं आया, आप मुझे खुशी देने के लिए नहीं आई। हम अपनी खुशी का ख्याल रखने के लिए इस दुनिया में आए। और जब हम गलत माइंडसेट के साथ किसी भी रिश्ते का आगाज करते हैं, चाहे वो बहन भाई का हो, दोस्तों का हो, हस्बैंड एंड वाइफ का हो, या माँ बेटे का हो, तो वो रिश्ते से हटके एक बीमारी में तब्दील हो जाता है, जिसको हम को डिपेंडेंसी कहते हैं, जिसको हम बीमारी, प्यार की बीमारी भी कहते हैं। हम ना डिपेंडेंट होना चाहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम खुद का ख्याल भी रख सकते हैं। हम कहते हैं अच्छा शादी हो रही है, ये मेरा ख्याल रखेगा, बच्चे हैं ये मेरी इज्जत करेंगे, ख्याल रखेंगे। कभी हमने ये सोचा ही नहीं है कि भाई हमने खुद भी अपना ख्याल रखना है। ट्रू, हम लोग जो ग्लास को हमेशा आधा खाली ही देखते हैं, आधा भरा हुआ नहीं देखते। अब जब हम ये कहते हैं ना कि मिसाल के तौर पे अगर कोई लड़का शादी करके लड़की को लाता, तो सबसे पहले कहेगा तुमने मेरी माँ का ख्याल रखा। तो ऐसे में लड़की को आगे से कहना चाहिए कि तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम नहीं रख सकते अपनी माँ का ख्याल? तुमने नहीं रखा आज तक। तो ये वही लड़का कहेगा कि मेरी माँ का ख्याल तुमने रखना है, जो खुद नहीं रखता। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम लोगों में ना एक जज्बा पाया जाता है, जो कि एक बीमारी है, कि किसी के लिए कुछ करने का। आप नोट करें कि लोग भीख देते हैं और बहुत देते हैं। हालांकि भीख देना ना सिर्फ
बीमारी बल्कि एक जुर्म भी है। आप एक बंदे को ये सिखा रहे हैं कि हाँ मांगी जाओ, रिवॉर्ड कर रहे हैं ना एक बिहेवियर को। तो एक बंदा आपको गाना गा के खुश कर रहा है तो आप उसको पैसे दे रहे हैं, वो अच्छा रिवॉर्ड है। लेकिन एक आपसे भीख मांग रहा है और आप उसको पैसे दे रहे हैं, तो आप उसको ये बता रहे हैं कि हाँ तुम भीख मांगते रहो, अपने हालात ऐसे ही रखो और बुरे हालातों में रहो। तो हम लोग अनफॉर्चुनेटली रॉन्ग बिहेवियर्स को जाके कहीं ना कहीं रिवॉर्ड कर देते हैं, जो कि हम शायद करना भी नहीं चाहते। अब जब बात आती है खुश रखने की, तो इंसान चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वी आर केमिकल बीइंग्स, इसको याद रखिए। एक ही माँ के दो बच्चे, एक बहन भाई हो सकते हैं, बट जो बहन है वो एक डिफरेंट प्लैनेट से है और जो भाई है वो एक डिफरेंट प्लैनेट से है। नेचर्स चेंज होती हैं, आते हैं, हर चीज चेंज होती है, केमिकल्स चेंज होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स चेंज होते हैं, इवन कभी-कभी बात करने का स्टाइल भी एक ही घर में रहते हुए चेंज होता है। अच्छा, कुछ गुसीले होंगे, कुछ जरा ठंडे होंगे, कुछ फलाना। तो कहने का मकसद ये है कि जो केमिकल बीइंग्स होते हैं ना, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स नहीं, हम लोग केमिकल बीइंग्स हैं। तो हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, उन चीजों को समझना रिश्ते का सोल्यूशन है। ज्यादातर आप लोगों के पास जाएंगे ना, तो आप उनको फीस देंगे तो आपको कहेंगे, अच्छा एक बीबी जाएगी किसी थेरेपिस्ट के पास या डॉक्टर के पास, तो जाके कहेगी मेरा हस्बैंड मुझे लिफ्ट नहीं कराता। हालांकि देखने में आप देखेंगे कि जो बीवी है वो बहुत खुशगवार शक्ल की है और शायद आम लोगों से भी अच्छे दिखने में है, लेकिन उसका हस्बैंड उसके साथ कोई रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं है, कोई बातें नहीं करेगा, लिफ्ट नहीं कराता, जी मुझे मारता है, मुझसे लड़ता है, तो मैं क्या ऐसा करूं? तो मैं उनको पहले ये कहता हूं कि इससे पहले कि आप अपने ऊपर काम करें, आप पहले इस प्रॉब्लम को समझें। ठीक है। लोग अक्सर ये डिमांड करते हैं एक बंदे से जिसके लिए वो बना ही नहीं। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर जापानी येन है ही नहीं, तो मैं आपसे जापानी येन मांगी जाऊं तो आप मुझे कहां से देंगे? नहीं है। तो ये समझने की बहुत जरूरत है। मैं अक्सर खवातीन को, अपनी बहनों को ये समझाता हूं जो मेरे पास काउंसलिंग में आती है, उनको कहता हूं देखें समझें, एक मर्द जो है ही इज नॉट biologically manufactured, genetically designed, या emotionally programmed to be loyal. To be loyal, seriously? He's not. ये है ही नहीं ना। अच्छा, अब आप चले जाएं जरा अपने पुराने जिसको हम कहते हैं वक्त कदीम में चले। वक्त कदीमा में अगर आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि चार, हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चार की इजाजत क्यों है? पहला नंबर 1, चार की इजाजत इसलिए है कि अल्लाह ताला को भी पता था कि मर्द की क्या खसलत है। ठीक है। तो इसको बुराई से रोकने के लिए इजाजत ज्यादा की दे दो। भाई एक बच्चा है, उसका 100 किलो वजन है, अब वो 4 रोटियां खाता है। हाँ जी। आप उसको कहीं नहीं तुम 2 खाओ, बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से, लेट्स सपोज अगर उसकी 6.5 फुट हाइट है, तो आप उसको 2 रोटियां खिला के तो अंडरवेट कर देंगी ना उसके हिसाब से। तो हिस्सा बकदर जुस्सा जिसको हम कहते हैं। तो समझने की बात यह है कि आदमी लॉयल होने के लिए नहीं बना। मैन कैन बी लॉयल। नहीं, ही कैन बी लॉयल। Men can be loyal and men are loyal. Let's not mistake that for a fact. Okay. लेकिन जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बंदा बना नहीं है लॉयल होने के लिए। अगर वो है तो ये आपकी लक है। Exactly. अगर वो है तो you should be thankful. Okay. अच्छा, जब ऐसे मौके पे भी मैंने देखा है कि जब बंदा लॉयल हो तो ऐसी बीवी आई कहती है बीवी इतनी कमाल की, इसको तो लॉयल होना ही होना। मेरे अलावा इसको और मिलना कौन था? तो वो लॉयल्टी को खत्म कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने मर्द को बनाया हुआ है और औरत को बनाया हुआ है 2 डिफरेंट केमिकल से। मर्द बना है टेस्टोस्टेरोन ड्रिवन, औरत बनी है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ड्रिवन। अब जब ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, आदमी के अंदर अगर ईस्ट्रोजन आएगा तो वो अपनी खसलत खो बैठेगा ना, नहीं होता, लड़की लड़की हो जाएगा। आदमी के अंदर एक और केमिकल भी नहीं होता जिसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं, जिसको हम लगाव का केमिकल कहते हैं, जिसको हम ममता का केमिकल कहते हैं। औरत क्यों एक बंदे के साथ लगाव में मुब्तला हो जाती है? बिकॉज औरत इज फुल, a female is full of oxytocin, estrogen, progesterone. मतलब आप ये कह रहे हैं कि औरत को एक्सपेक्टेशंस जो हैं एक आदमी से नहीं रखनी चाहिए, लॉयल्टी की स्पेशली? नहीं, औरत को रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। अभी मैं थोड़ी देर में वो भी बताता हूँ वो रियलिस्टिक कैसे होंगी। पहले हम जरा बुरी वहीं पे स्टक कर दिया ना कि मैन लॉयल हो ही नहीं सकता। मतलब नहीं होते हैं, मैं खुद भी बंदा हूँ और मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता कि आदमी लॉयल, लेकिन ये सिखाना पड़ता है। जी बिल्कुल। आपके घर एक बच्चा पैदा होता है, अब आप उसको कुछ लैंग्वेज सिखाएंगे ना तो वो 10 साल के बाद कुछ बोलेगा। जब आप सिखाएंगे नहीं और 10 साल बाद उसको फोर्स करेंगे हुन बोल, तो वो कहां से बोलेगा? बिल्कुल। बंदा इसलिए नहीं बना, बंदा बना है लड़ने के लिए, अच्छा, झगड़ने के लिए, तोड़ने फोड़ने, कॉन्कर करने और मूव ऑन, एक्वायर एंड मूव ऑन। बहादुर शाह जफर, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जितने बादशाह आए, 200 बीवियां कॉन्कर किया, पता भी नहीं किस बीवी में से कौन सा बच्चा है, मूव ऑन। ये एक हमारी जीन्स रही है, चलती आ रही। उस पे अब आप आ जाएं तो आज भी मल्टीप्लिसिटी ऑफ वुमेन, एक आदमी जिसकी एक से ज्यादा बीवियां हैं उसको अमीर समझा जाता है, बहुत अमीर समझा जाता है, चाहे वो बेचारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फिर रहा हो, उसको अमीर समझा जाता है। वाह भाई, बीवियां रखी हुई हैं, बीवियां रखी हैं, अफोर्ड कर रहे हैं। तो अब
उस चीज को वो आदमी किस तरह से लेगा, वो इस तरह से लेगा कि भाई अगर मेरे पास ज्यादा औरतें होंगी तो लोग मुझे ज्यादा इज्जत देंगे, क्योंकि आदमी को इस दुनिया में प्यार नहीं चाहिए, आदमी को इज्जत चाहिए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम रिलेशनशिप्स के अंदर होता भी यही, कपल्स के अंदर यही होता है, बीवी उसको प्यार दे रही होती है, वो कह रहा होता है प्यार देने के लिए मेरी बेटी मेरी माँ बहुत, क्या बात है, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। आदमी, औरत कह रही होती नहीं इज्जत मैं तुम्हारी नहीं करूंगी बट प्यार करूंगी, यानी कि उसकी कोशिश ये होती है कि ये इतना ऊंचा लंबा है, मैं हल्का सा थप्पड़ इसके मुंह पे मार दूं ना, एक अपनी अना करने के लिए, आउट ऑफ लव बात कर रहा हूं, गुस्से में नहीं कर रहा। लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आती कि वो बंदा जो औरों को इजाजत नहीं देता अपने चेहरे पे हाथ लगाने की, वो आपको किस तरह देगा। सो एक्सपेक्टेशंस रॉन्ग हो जाती। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, औरत लाते हैं हम सिर्फ काम के लिए। हमें ये बताया गया है कि जेंडर सोशलाइजेशन में औरतों का काम घर और किचन में होता है, बंदों का काम बाहर सड़कों में और दफ्तरों में होता है। तो आदमी बना है इन चीजों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका आदमी लॉयल हो तो उसको ब्लेम ना करें, पेनलाइज ना करें कि तुम चीट कर रहे हो मेरे पे। मैं आपको बता दूं, शायद मुझसे लोग इस बात पे नाराज भी हों, कुछ लोग डिसएग्री भी करें, बट साइंस ये कहती है कि 90+% men cheat or they have cheated at one point in time. Every man cheat, हम ये कहते हैं almost everybody, they're human beings है ना। अच्छा, on the contrary, let me come to the other part as well, कि whom do they cheat with? Yeah, औरतें, women, obviously। exactly, हाँ। तो जो 90% men हैं उनके साथ 90% औरतें भी हैं who are supposed to be blamed। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ज्यादातर चीटिंग में जो हम कहते हैं ना कि ये इसको अपनी बीवी पसंद नहीं इसलिए इसने बाहर जाके किया, या बीवी से लड़ाई रहती है, नहीं। हाँ, बीवी प्यार नहीं करती, इज्जत नहीं करती। हाँ, एक तो आदमी हार्डवायर्ड है, okay। आप उसको दुनिया की बेहतरीन बीवी भी दे देंगे ना, वो फिर भी फॉल्ट उसमें से निकाल ले, ठीक है। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप एक बीबी को दुनिया का बेहतरीन हस्बैंड दे देंगी ना तो वो कहेगी यू आर टू गुड। मेरे पास एक फैमिली आई है जिसके अंदर वाइफ अपने हस्बैंड को, मैं उनसे कहता था आपको इनसे प्रॉब्लम क्या है, कहती बहुत शरीफ है, बहुत शरीफ है, ही इज टू गुड। कहती है बाहर को बदतमीजी भी करके चल जाएगा, मैं लड़ी होती हूँ, ही डजंट फाइट, मेरे लिए खड़ा नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। You know, so point चाहिए क्या औरत को? Exactly. Now that is what the question is. We do not know what we basically want. Exactly. आप पे अगर कोई चीज अच्छी लग रही है, me being another girl, मुझे लगेगा ये शूट शायद मेरे पे भी बहुत अच्छा लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। So हमें ये समझना पड़ेगा कि crux of the matter ये है कि बीमारी क्या है, बीमारी को ट्रीट करें। So एक चीज तो ये है कि जेनेटिकली आदमी बना ही लॉयल होने के लिए नहीं है, ठीक है। ये वैसे बहुत आपने, हम अगर इसको दूसरी वे में लेना तो ये वाकई बात बहुत क्लियर करेगी औरतों के माइंड को, क्योंकि काफ़ी औरतें ऐसी हैं बंदों के पीछे चेक करनी है उनको, ये कहीं कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो हमें अगर ये औरतें क्लियर हो जाना कि बंदा लॉयल नहीं हो सकता, आप जितना 100% दे सकती हैं दे दें, आगे उसकी मर्जी है, वो जो मर्जी करे। अच्छा, ये भी एक बात तो बड़ी अच्छी है, हर बंदे को चाहे ऐसा ही माइंडसेट चाहिए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, तो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ना साइलेंस ना वायलेंस। देखिए, बिल्कुल वो कहते हैं कि अगर एक पे थप्पड़ किसी ने मार दिया तो आज का वो टाइम नहीं है कि आप दूसरा गाल आगे करें, वो दूसरे पे भी मार। बिल्कुल। पॉइंट ये है कि आपने अपने आप को चेंज करना है सर्कमस्टांसेस को चेंज करने के लिए। एक नया लीडर आता है, फॉलोअर्स तो सारे वही है ना, कि पहले A B C D टीमों के थे, आज एक नया लीडर आगे कहता है मैं चेंज लेके आऊंगा, फॉलोअर्स तो वही हैं, हम ही हैं, हम ही आगे वहीं पे। अब वहां पे और वहां पे क्या फर्क है? माइंडसेट का पर्सपेक्टिव चेंज, ट्रेनिंग्स का, माइंडसेट का, हाउ यू लीड इज हाउ यू विन। ये बेसिकली नेम ऑफ द गेम है। ये जो रिलेशनशिप है ना शादी का, इसके कुछ बड़े कड़वे अल्फाज हैं। इसको ये भी कहा जाता है कि इट्स रिलेशनशिप इन विच यू स्लीप विद द एनिमी। अब दुश्मन के साथ सो रहे हैं, आपको उस पर ट्रस्ट भी करना है। अब आप जब सो रहे हैं तो आपको नहीं पता वो आपके ऊपर वार करके आपको मार भी दे, यू नेवर नो। मर्द को क्यों कहा जाता है सिराने का सांप? नहीं, ये मैं आपको बताऊं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, बट हमारे बड़ों की जो ख्वाहिश हो सकती है, ये किसी की दिल की ख्वाहिश हो सकती है, बट ऐसा नहीं है। देखिए, मर्द के बगैर, जैसे औरत के बगैर दुनिया नहीं है। औरत मर्द को पैदा करती है, बट औरत को किसने पैदा किया? मर्द की टेढ़ी पसली। तो जिस चीज को आदमी ने पैदा किया है, तो इसका कॉन्सेप्ट समझें कि अल्लाह ताला ने औरत को, अम्मा हवा को इस दुनिया में क्यों भेजा? क्योंकि हजरत आदम अल्लाह ताला से कहते थे, या अल्लाह मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, मुझे कुछ करने के लिए नहीं, मुझे कुछ दो। अच्छा, जब अम्मा हवा आई तो हमें साइंस तो यही बताती है कि उन्होंने कहा कि सेब खा लो। पहले तो हजरत आदम नहीं खा रहे थे, उनके पीछे लगे, उन्होंने सेब खा लिया। अल्लाह ताला ने कहा चलो जन्नत चुबारते दुनिया च जाओ, आपने दुनियावी फल खाया तो आपको पता लगेगा दुनिया तकलीफ है। इस दुनिया के अंदर हम मजा करने नहीं आए, इस दुनिया के अंदर हम एक मकसद लेके आए। हर एक बंदे की जिंदगी का एक मकसद है। अगर आप उसको दरियाफ्त कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप उसको नहीं दरियाफ्त कर सकते, मुझे थोड़ा टाइम लग गया अपना मकसद दरियाफ्त करने के, मैंने बड़े डिफरेंट काम किए और इवेंचुअली इस पे आगे सेटल क्यों हुआ, क्योंकि मुझे समझ लग गया कि दिस इज व्हाट आई एम मेड फॉर, दिस इज व्हाट मेक्स मी हैप्पी, और ये करते करते मैं मर जाऊं मुझे दुख नहीं। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए
मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक पॉइंट तो ये हो गया कि हमारी कुछ कल्चरल, कुछ सोशल, कुछ इकोनॉमिक, कुछ ऐसी लर्निंग है जिसके अंदर ये ज्यादा औरतों को अच्छा समझा जाता है और कहा जाता है, इस चीज को बढ़ावा भी दिया जाता है कि कोई गल नहीं, मर्दां दी शान है। दूसरी चीज, औरतों को अच्छा समझा जाता है, ज्यादा औरतों को रखना मर्दों के लिए अच्छा। ओके ओके। ऐसे बंदों को, इवन आप शेख्स में जाके देखें, फेर किए कर लिए तो फेर किया, ये आप शेखों में पूछें तो उनसे पूछें कि जिसकी 4-5 बीवियां होती हैं उसको गरीब कहते हैं। वो कहते हैं 15, 20, 30, 40 इस तरह से। वो रजीत सिंह कानिया की 30,000 बीवियां थी। तो कहने का मकसद ये है कि आदमी की बात कर, तो जेनेटिक्स तो यहाँ से आ रही है हमारी। अब यहाँ पे आके एकदम 2026 में पता लगता है कि आदमी 4 शादियां तो कर सकता है लेकिन बीवी करने नहीं दे रही। वहां पे क्या आता है, वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। वो उसने ना भी करनी हो तो बीवी कहेगी तुम करके दिखाओ, तो वो कहेगा अच्छा, वो ईगो पे आया था, फिर वो इस्लाम ले आता है और फिर वो कहता है अब मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। एक बहुत बड़ी वजह चीट करने की, इनफिडेलिटी करने की, बाइपोलर डिसऑर्डर भी है। इस चीज को समझना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं कि जिसके अंदर हम रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स करते हैं। ये जितने आप लोग देखते हैं ना, जो डिफरेंट फेज, इवन लड़के लड़कियां जिन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 फ्रेंड्स रखी होती हैं या रखे होते हैं, और वो दुनिया को ये बता रही थी वी सो कूल, लोग हम इसको भी बेवकूफ बना रहे हैं, उसको भी बना रहे हैं, उसको भी खा रहे हैं, उसको भी खा रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता होता कि वो इनको भी खा रहा है और वो भी इनको खा रहे हैं। यू नो, सो इवेंचुअली इट्स बोथ वेज, दोनों एक दूसरे को जो है लूट रहे होते हैं। अच्छा, जब वक्त आना है ना तो बंदे ने बड़े आराम से चले जाना है, तकलीफ इस बीबी को नहीं, ठीक है। और जब उसको चारों ने छोड़ के जाना है ना तो उसको चारों की बड़ी तकलीफ होनी है। सो पॉइंट ये है कि अभी हम जैसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अपना दामन साफ हो तो फिर हम पत्थर भी मारे। एक क्वेश्चन है, कहा जाता है कि मर्द करे तो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, औरत करे तो ताना बन जाता है, गाली बन जाती है, क्यों? आप मुझे ये बताएं, इसके सवाल का जवाब एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि जन्नत माँ के पैरों के नीचे क्यों, बाप के पैरों के नीचे क्यों? जब इतना रुतबा दे दिया एक औरत को तो फिर हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक औरत इतनी गंदी हो सकती। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये कह रहे हैं कि औरत इतनी गंदी हो सकती है, जब मर्द भी वही हरकत कर रहा है तो मर्द को भी हम गंदा कह रहे हैं। मर्द बेसिकली जेनेटिकली गंदा ना, यही तो आपको बता रहा हूं कि आदमी बना है टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स विद फुल एक्सीलेंस। औरत नहीं बनी, ये इसकी ग्रेस है कि वो कर, ये उसकी ग्रेस। देखिए अब मैं आपको बताऊं कि जब हम बीबियों की भी बात करते हैं या फलाने की बात करते हैं तो आप उनका जरा शजरा नसब को छोड़ के सिर्फ जिंदगी का स्टैचर देख लें एक दफा, कि एक बीबी को बीबी का लकब कब दिया जाता है। एक तो जबरदस्तियां भी आजकल लोग कहते हैं ना मुझे बीबी को, नहीं, प्रॉपर बीबी का लकब तब दिया जाता है जब वो एक सर्टेन स्टैचर पे, एक सर्टेन एक उसमें ना पूरे, जैसे आप समझे बुर्दबारी के अंदर। हमारे यहाँ पे जो औरतों का, खासतौर पे इस्लाम के अंदर, कि हम औरतों का बहुत इज्जत देते हैं। आप अगर 200 बंदा खड़ा होगा, आप बैंक में जाएं, सब साइड पे हो जाएगा, वो एक बंदा आपस में लड़ रहे होंगे, लेकिन आप आगे चली जाएं आपको कोई नहीं रोकेगा। अक्सर मेरे साथ हुआ है, मैं एटीएम पे रुका हूं और वैसे तो मैं, अगर कोई फीमेल खड़ी है तो मैं खुद रुक के उनसे कहता हूँ आप पहले चली जाए, अगर 4 खड़ी है तो मैं चारों को पहले कहूंगा आप चली जाए। लेकिन कई दफा ऐसे भी होता है कि वो इस चीज का नाजायज फायदा उठाते हुए ना पूछती भी नहीं है, और आप खड़े होते हैं और वो आपसे, आपकी तरफ देखती भी नहीं और वो अंदर चली जाती है, वो उसको अपना बुनियादी हक समझती है। यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होता है। अब प्रॉब्लम ये शुरू होता है कि जब कोई बुनियादी, जब आपको कोई इज्जत दे रहा है तो उसको लें, लेकिन जब आप इज्जत डिमांड करते हैं तो उसके लिए फिर कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ क्राइटेरियाज है। सो पॉइंट एट द एंड ऑफ द डे यही आता है कि हम जो ये लोग डिपेंड करते हैं कि जी ये बंदा मेरी जिंदगी में आएगा तो मैं खुश होऊंगा, या ये खातून मेरी जिंदगी में आएगी तो मैं खुश होंगी, ये मेरी माँ के साथ अच्छा चलेगी तो मैं खुश होऊंगा। मैंने खुश इन एनी केस खुद ही रहना है और हर हाल में रहना है, ठीक है। अगर मैं बुरे हालात में खुश नहीं रह सकता, अगर मैं गुर्बत में खुश नहीं हूँ, अगर मैं छोटी गाड़ी चला के खुश नहीं हूँ, तो फिर मैं बड़ी गाड़ी चला के भी कभी खुश नहीं हो सकता। सो ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है, यहाँ पे ज्यादातर, आप मुझे बता दें, आपने भी स्कूलिंग की, कॉलेज गई, यूनिवर्सिटीज गई, कभी कोई मेंटल हेल्थ की क्लास पढ़ी स्कूल? Never. कभी किसी टीचर ने आपको बताया हो कि बेटा खुश किस तरह रहते हैं? टॉर्चर ही किया होगा, ठीक है, उस पे काम नहीं हुआ। अच्छा, कभी किसी ने आपको ये बताया कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है? अच्छा, एंजाइटी क्या चीज होती है, एंजाइटी क्यों होती है? कभी किसी ने आपको, अगर आपसे लिखा नहीं जा रहा तो इंस्टेड, क्योंकि हमारे हाथ पे तो मुझे याद है, मैं एक, हमारे स्कूल में तो इस चीज की इजाजत नहीं होती थी बिकॉज इट वाज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, लेकिन जिस ट्यूशन सेंटर में जाता था वो ट्यूशन सेंटर उस जमाने में मशहूर था फुट्टे मारने के लिए। और हम थे भी बड़े नॉटी बच्चे एक किस्म के, तो माँ बाप कहते थे चलो ठीक है, पहन दो इन्होंने दो। तो हम जब वहां जाते थे ना तो वहां पे 2 बच्चे थे, 2 भाई थे, मुझे याद है, एक का हाथ बहुत कांपता था और एक बच्चा जब लिखने लगता था वो पेंसिल तोड़ देता, दोनों सगे भाई थे। तो आज मुझे पता लगता है कि डिसलेक्सिया जैसी भी कोई प्रॉब्लम होती है, एस्पर्गर सिंड्रोम भी कोई प्रॉब्लम होती है, तब हमें नहीं पता होता था कि बच्चा स्लो है, बस इतना ही पता होता था।
और मुझे याद है टीचर उसके हाथ पे ना फुट्टे, मैंने भी बड़े फुट्टे खाए हैं, फुट्टे मार मार के कहते थे तू लिखेगा, तू लिखेगा, जान के नहीं लिखता। सो लोग समझते नहीं है कि अगले की मेंटल हेल्थ क्या चल रही है। और कई बच्चों के घरों में बड़ा डिप्रेशन होता है, बच्चे बड़ा कुछ फेस कर रहे होते हैं, अपनी पेरेंट्स की लड़ाई फेस कर रहे होते हैं। जब स्कूल में जाते हैं तो उनको बुली ज़रूर किया जाता है, टीचर पास बिठा के नहीं पूछती बेटा आपको क्या हुआ है, घर में सब ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर हम अपने चाइल्डहुड में जाएं और हम सोचें अगर हमें टीचर सिर्फ ये 2 बोल पूछ लेती तो शायद हम मेंटली ज़्यादा फ्रेश होते, हम अपनी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते। तो हमारी जो टीचर्स हैं उनको भी काउंसलिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। जी, ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है जो कि हम इसको फॉलो कर रहे हैं बड़ी देर से। आपने बिल्कुल सही कहा कि जिसने सिखाना है अब तो उसको, हमारे यहाँ पे ना जो प्रोसेसेस हैं, जो तौर तरीके ना, वो भी रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस हो रहे हैं ना। अब ये आहिस्ता आहिस्ता टाइम लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर जो एक हाई लेवल्स के स्कूल्स में तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन लो मिडिल लेवल और लो लेवल्स के स्कूल्स में जब आप टीचर्स देखते हैं तो टीचर्स अप टू द मार्क नहीं है बिल्कुल। वो बच्चों को जो पढ़ा देते हैं वो बच्चे वही सीख लेते हैं और वो मनोवान उस पर यकीन भी कर लेते हैं और फिर आगे जाके बेचारे कहीं। तो ये टीचर्स की सिलेक्शन के ऊपर भी एक बड़ा होना चाहिए। स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अब तो मेरे कुछ जगह पे डिफरेंट लेक्चर्स भी होते हैं, तो मैं जाके उनको यही बताता हूँ कि दिस फिटनेस इज मोर इंपॉर्टेंट। व्हाटएवर यू डू इन लाइफ इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% मैकेनिक्स। डॉक्टर आप तब बनेंगे जब आपके 80% साइकोलॉजी डॉक्टर हो। हाँ जी। अगर आप साइकोलॉजी को मैनेज नहीं कर सकेंगे आप डॉक्टर नहीं बन सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पहले आप दिमाग से बनते हैं, फिर आप वो कहते हैं एथिक्स होते हैं ना, एथिक्स नॉर्म्स होते हैं। अभी रिसेंटली एक वीडियो भी हमने देखी जो ऑपरेशन थिएटर में वीडियो वायरल हुई, वो मजाक उड़ा रहे हैं, रेस लगा रहे हैं एक ऑपरेटर, मतलब उनको मेंटली इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि वो किस लेवल पे जाके इस चीज़ को जो है शो ऑफ कर रहे हैं। देखिए, प्रोफेशनलिज्म जो है ना, ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और मैं आपको बताऊं ये हर एक के पास नहीं होती। प्रोफेशन बहुत ज़बरदस्त, ये जिन्होंने ये किया ना, आप देखें इनका सर्जन का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए, ठीक है, और हो जाना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल हो जाना चाहिए, क्योंकि जिसका वो माँ है, जिसके वो बाप है, जिसका वो बेटा है, जिस भाई, अगर वो उनके रिश्तेदार इनको देख लेते तो शायद अगले स्ट्रेचर पे ये पड़े होते। बिल्कुल ऐसे। इन लोगों को सिविरिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस, हीट ऑफ द मोमेंट, इन चीज़ों का कोई आइडिया नहीं है। सर्जन्स के बारे में, क्योंकि मेरा बराह रास्त इनके साथ ताल्लुक भी है, मैं सर्जन्स को ट्रेन भी करता हूँ पर्सनल डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी एथिक्स एंड ग्रूमिंग पे। मैं अक्सर आपको बताऊं, उनके लिए हार्ट का बाईपास करना, वन ऑफ माय रियली क्लोज फ्रेंड इज अ हार्ट सर्जन, और अक्सर वो कहेगा भाई यार 20 मिनट की सर्जरी क्या है, यूं बंदा लेटा, यूं बेहोश किया, यूं नाड़ पकड़ी, ऊपर से लगाई, 2 स्टिच किए, यूं की फलाना की जोड़ दी, बस। उनके लिए ये प्रोसेस है, बिल्कुल नॉर्मल है, ये प्रोसेस है। अच्छा, उनके लिए ये प्रोसेस होना जरूरी भी है। अगर ये प्रोसेस उनके लिए नहीं होगा और उसके इमोशंस इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो सर्जरी कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकता। जैसे अगर फैमिली वाला कोई पेशेंट हो तो नहीं डॉक्टर्स को नहीं, अपनी बेटी की सर्जरी शायद वो ना कर सके। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कहीं ना कहीं आपको इमोशंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बिल्कुल भी जब आप स्पार्ट हो जाते हैं, वो किसी ने माइक टायसन को कहा ना कि उस पर बड़े केसेस हो गए, वो हर जगह लड़ पड़ता था, किसी का दांत तोड़ दिया, किसी का कुछ कर दिया, लड़की को भी मार दिया, एक को लगा दी, तो उस पर केस हुआ, तो उसने कहा तुम ऐसे क्यों करते हो? तो उसने कहा कि यार जिंदगी में जब मैं जेल में था, वहां से निकाल के मुझे बॉक्सर बनाया तुमने, सारी जिंदगी तुमने मुझे पैसे दिए कि अगले बंदे के जाओ, उसका जबड़ा तोड़ो, उसका मुंह तोड़ो, उसको बेहोश करो, और जब तुम बेहोश करके आओगे तुम्हें पैसे मिलेंगे। कहता है मुझे करना ही आता है, मुझे करना ही आता है। तो हमारी जो डिलिबरेट प्रैक्टिस है, इसलिए तो हम कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। मेरे पास जो लोग आते हैं वो कहेंगे सर नशा नहीं छोड़ा जाता, मैं कहता हूँ ड्रामा करो, नशा छोड़े, ये ड्रामा तुम्हारी असलियत बन जाएगी। सो फेक इट टिल यू मेक इट। जब हम सोते हैं तो सोने से पहले भी हमें को 15-20 मिनट एक्टिंग करनी पड़ती है सोने, हम सो रहे हैं, कि अपने दिमाग को बताना पड़ता है कि मैं सो रहा हूँ, यू नो। सो वी फेक इट टिल वी मेक इट। हम अपनी माँ को जब पहली दफा माँ कहते हैं, अल्लाह का जब पहली दफा अल्लाह कहते हैं, काफी अरसे तक हम इस पे यकीन नहीं रखते। आप यकीन कीजिए, मैंने जब तकरीबन को 15, 16, 17 साल पहले ये फील्ड ज्वाइन की और मैं बिजनेस फील्ड से मैं साइकोलॉजिकल फील्ड के अंदर आया, तो मेरा पहले साल इसके अंदर एतबार नहीं था, ठीक है, मैं नहीं बिलीव करता था। आगे बढ़ने से पहले मुझे बताया, आपने कभी डिप्रेशन, एंजाइटी फेस की है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, और ये मेरा रोज का काम है, लेकिन फेस नहीं करता, मैं मैनेज करता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखें जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो मुझे भी आने ही आने। शायद मैं इस फील्ड में आया इसलिए हूँ। अभी मैं थोड़ी देर पहले बैठा तो नहीं भाई से यही बात कर रहा था, मैं कह रहा था मेरी ये 4थी डिग्री है, दिस इज माय 4th डिग्री है, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं थी, मैं साइकोलॉजी करने के लिए पैदा नहीं हुआ था, मेरी पहली बिजनेस की डिग्री थी, ठीक है, फिर मेरी पॉलिटिकल साइंस की थी, देन इट वाज इन जर्नलिज्म, देन इट वाज इन साइकोलॉजी, अब नाउ आई एम डूइंग न्यूट्रिशन। सो मेरी एक तो पढ़ने का शौक बहुत था, तो दूसरा ये मैं आपको बताऊं कि एक इसके पीछे और भी वजह है ये सारा कुछ करने की, लेकिन ये सारी चीजें कनेक्टेड है, ठीक है। मैं देखता हूं जब मैंने किसी को थेरेपी, जब मैंने किसी को काउंसल करना है, तो न्यूट्रिशन के ऊपर जो आप खाते हैं वही आपका मूड पे इफेक्ट होता है। गुड मूड फूड होते हैं, बैड मूड फूड होते हैं। बैड मूड फूड वो है जो आपको खाते हुए बड़ा मजा आएगा, बाद में आपका मूड खराब रहेगा।
गुड मूड फूड वो हैं जो आपको खाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे लेकिन बाद में मूड अच्छा रहेगा। ठीक है। तो अब बेरीज हो गए, नट्स वगैरह, ये खा के आप सारा दिन कहेंगे शुक्र है भूख नहीं लगी, आई एम नॉट गेनिंग वेट, आई एम हैप्पी। अच्छा, अब आप जब फ्राइड फूड खाएंगे 20 मिनट बाद आपकी तबीयत खराब शुरू हो जाएगी। नॉट इवन वो ब्रेन पे भी असर करती है, ब्रेन पे भी करेगी और वो फिजिकल आपके वो करेगी, जिसको हम सोमेटोसाइकिक और साइकोसोमेटिक फिनोमेना भी कहते हैं कि सोमेटोसाइकिक क्या होता है, सोमेटो बॉडी होती है, साइकिक दिमाग होता है। तो अगर बॉडी पे चोट लगेगी दिमाग पे असर होगा, जिसकी उंगली कट जाती है वो डिप्रेशन में हो जाता है, अल्लाह ना करे कैंसर हो जाए, डायबिटीज हो जाए, डिप्रेशन में चले जाते हैं अगले। तो यहाँ पे फिजिकल ट्रीटमेंट से ज्यादा मेंटल ट्रीटमेंट चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया हो गया तो बॉडी उसकी वैसे ही साथ छोड़ जाएगी। अच्छा, स्किज़ोफ्रेनिया होता कैसे है, क्या इसके रीजन? देखिए, इसके अंदर एक तो जेनेटिक कोड होता है, ठीक है, और जीन्स के अंदर होता है। स्किज़ोफ्रेनिया बाइपोलर की एक बहुत बिगड़ी हुई शक्ल है जिसके अंदर जो वो सोचते हैं उनकी वही रियलिटी होती है, ठीक है। उसके अंदर वो अपनी एक जबान बना लेते हैं और उनका रियलिटी से बिल्कुल कोई सैनिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है उनको कुछ नहीं पता होता। हो सकता है आपको अपनी फुफ्फी, मुझे अपनी अम्मी, उनको अपनी ताया इस तरह समझ रहे हैं और उन अपनी दुनिया में चल रहे होते। तो अगर ये स्टार्ट हो रहा है किसी के साथ तो क्या वो खुद से नहीं फाइंड आउट कर सकते कि मैं ठीक नहीं हो रही हूँ तो मुझे ट्रीटमेंट चाहिए? हाँ, ऐसी सूरतों में ये होता है जिसको हम कहते हैं अवेयरनेस। अगर तो फैमिली में अवेयरनेस है, उनको पता है कि इनके दादे को है, इनके वाले साहब को है, तो बच्चों में जरूर ये सिम्टम्स होंगे, तो पहले ही काउंसलिंग ले लें, पहले ही मेडिकेट कर लें। हो सकता है पहले आपको मेडिसिन की उस तरह से जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि जो स्किज़ोफ्रेनिया का है ये सही अपना जो शक्ल है ये 24-25 के बाद निकालता, ठीक है, 25 साल की उम्र के बाद निकालता है। उससे पहले आप देखते हैं बच्चा बड़ा क्वाइट है और उसको सब प्यार कर रहे होते हैं कि तो बड़ा क्यों क्वाइट बच्चा है, तो तंग ही नहीं करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको ये नहीं पता होता कि वो फाइट कर अपने ब्रेन में। हाँ, उसका एक अपना मसला चल रहा है, उसकी अपनी एक जंग है जो वो लड़ रहा है। अच्छा, जैसे फैमिलीज में देखते हैं ना, कोई तायाबू, किसी की फुप्पी, कोई बड़ी लड़ाकी होती है हर वक्त किसी चीज पे, तो इसका मतलब है कि वो लड़ाकी नहीं है या लड़ाके नहीं है, उनको मेंटली कोई इश्यूज चल रहे हैं, वो किसी को बता नहीं पा रहे हैं। दैट्स ट्रू, क्योंकि उनको खुद नहीं पता। जी, देखिए, हम अक्सर ये कहते हैं कि ज़बान का बहुत कौड़ा है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। ये क्या रीजन है? अब ये रीजन ये है कि ज़बान का कौड़े का मतलब है कि बाइपोलर डिसऑर्डर, पल में तोला पल में माशा। अभी गुस्सा आएगा तो बहुत बुरा हो जाएगा, आपको आसमान से जमीन पे फेंक देगा, और अगर अच्छा होगा तो जमीन से उठा के आपको आसमान सोने में तोल देगा। बिल्कुल, उनकी जिंदगी में मीडियोक्रेसी नहीं है। और इनको क्या कहते हैं? इनको बाइपोलर डिसऑर्डर। ये बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं, और तकरीबन मैं आपको बताऊं बाइपोलर और बाइपोलर डिसऑर्डर इसमें बड़ा फर्क है। अच्छा, आपको बाइपोलर होना चाहिए अपनी जिंदगी में, ओके, लेकिन डिसऑर्डर में नहीं जाना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे अल्कोहलिक से मेरे पास आते हैं, मैं उनको कहता हूं शराब आपकी जिंदगी में जरूरी है, लेकिन उतनी ही जितनी एक टैबलेट में डलती है आपको ठीक करने की। ठीक है, ठीक है। जब आप ग्लास में डाल के उसको पीते हैं तो प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। तो बाइपोलर और बाइपोलर डिसऑर्डर में फर्क क्या है? यही फर्क है कि अगर आप जिंदगी में बाइपोलर नहीं होंगे आप कामयाब नहीं हो सकते, आप अच्छा दिख नहीं सकते। आप जितने लोग देखते हैं जो लाउड कलर्स पहनते हैं, जो अपने आप को जरा ज्यादा बना ठना के रखते हैं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप अपने आप को सिर्फ तब बनाएंगे जब आपने कहीं जाना है, या तब कपड़े पहनेंगे अच्छे जब आपने कहीं जाना है, तो इसका मतलब है यू लिविंग फॉर द वर्ल्ड। अगर आप रोजाना अपने, क्योंकि खुशी की बात करते हैं ना, खुश कैसे होंगे, तो कई लोग मुझे पूछेंगे क्या करूं यार, सुबह उठ के नहा धो के तैयार होके बैठ जाओ। मैं कहता तुम जब सुबह उठोगे, नहाओगे, धोगे, तैयार होगे, परफ्यूम लगाओगे ना, फिर तुम बैठोगे नहीं। फिर तुम्हें होगा अच्छा नाउ आई शुड डू समथिंग। तो ये फर्स्ट स्टेप ऑफ मोटिवेशन है, लोग पहला स्टेप ही नहीं लेते। तो उठ के आराम से संडे को भी सो रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खा रहे, बेड से नहीं निकल रहे हैं। आप यकीन कीजिए, मुझे मौका मिला रेडियो टीवी में भी काम करने का, तो आधे से ज्यादा शोज पता है कैसे मैंने लोगों को करते हुए देखे हैं। वहीं पे एक कोट पड़ा होता था, नीचे उन्हें निकर पहनी हुई, पजामा पहना हुआ, आए हैं टेबल के सामने बैठे हैं, अच्छा मुंह साफ कर दो यार, चलो जी। इट डजंट वर्क लाइक दैट। देखें, अच्छा वो जो एंकर्स थे ना, वो उसी ब्रैकेट में फंसे हुए हैं आज तक वो ही लूप चल रहा है, वो कोई ऊपर नहीं गए, कोई ऐसा नाम नहीं किया कि जैसे आप कहें कि वो ऐसे बहुत बड़ा नाम किया है। जो लोग शुरू से ही अपना ख्याल रखते हैं, तो जो इंसान, एक इंसान को ये देखना कि ये आगे जाके सक्सेसफुल होगा, अगर वो रोजाना अपना ख्याल रखता है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता वो जिंदगी में सक्सेसफुल ना हो। रिलेशनशिप हो, फाइनेंसेस हो, मैं कहता हूं कुछ भी हो। मतलब सारी बातों का कंक्लूजन ये है कि सबसे पहले अपने को तो देख लो, अपने आप पे तो फोकस कर लो, फिर दुनिया पे फोकस करना और दुनिया को खुश करने में बिजी हमने फोकस ही अपने आप पे करना है। लेट्स सपोज आप और मैं एक ही जगह पे काम करते हैं और मुझे आपके रवैये से प्रॉब्लम, हाँ जी, अब मुझे आपके रवैये से प्रॉब्लम है, और अक्सर देखने में ये आया है कि खवातीन और मर्द ये इनका प्रॉब्लम होता है। तो देखने में ये आया है कि अगर आपसे किसी को प्रॉब्लम है ना, तो वो आपकी बैक बाइटिंग शुरू कर देंगी, आपकी लेग पुलिंग शुरू कर देंगी, आपकी नमाज को भी वो ये कह देंगे कि जी ये सॉरी, ठीक है, दिखावा है। अच्छा, अब पॉइंट क्या है
कि ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या उनकी जाके शिकायत करनी चाहिए या उन लोगों को जाके कहना चाहिए नहीं नहीं मैं तो ऐसी नहीं हूँ, क्या करना चाहिए? ऐसे मौके पे ये करना चाहिए कि बैठें और ये तज्जिया करें कि अगर तो ये इंसान मेरे बारे में ये कह रहा है तो मेरे में कोई ऐसी कमी रह गई है जिससे इसको ये लगा, तो इंस्टेड के आप उस पे काम करें, अपने पे काम करें, अपने पे बड़ी काम बात करें, है। बिकम मोर अट्रैक्टिव। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि सक्सेस इज नॉट समथिंग दैट यू परसू, कि बंदा निकल जाता है घर से बाहर निकल जाए, कितने सक्सेस किसको फॉलो करेंगे? सक्सेस इज समथिंग दैट यू अट्रैक्ट बाय बिकमिंग एन अट्रैक्टिव पर्सन। मैं अक्सर ये लोगों को बात करता होता था कि जब मैंने जॉब छोड़ी तो मेरी जो सैलरी थी दैट वाज क्वाइट अ हैंडसम सैलरी। तो मुझे सारे ये कहते थे यार इतने पैसे तो तुम्हें एकदम कहाँ से मिलेंगे, कौन देगा, पाकिस्तान में तो रिवाज नहीं, तो फलाना नहीं, तो फलूना नहीं। तो मैंने कहा अगर तो मेरे टीचर ने मेरे में कोई चीज़ देखी है ना इतने में, तो फिर इतना होगा मेरे में, सो लेट्स गिव इट अ शॉट। बड़ी दुनिया ने कहा नहीं तुम पागल हो, नहीं तुम इधर लगे रहो, किसको मिलते हैं यू नो इतने पैसे, तो तुम्हारा तो कुछ। मैं कह नो दिस इज नॉट व्हाट आई वांट, सो आई हैव टू टेक इट। हमेशा हालात बुरे होंगे इससे पहले कि वो अच्छे होंगे। याद रखिए, अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं ना मैं खुश कैसे रहूं जी, तो मैं उनसे कहता हूं मैं बड़ा सैड हूं, तो मैं उनसे कहता हूं कि यू आर लकी दैट यू आर सैड। कहते हैं हाँ मैं लकी, तो मैं उनको कहता हूं कि याद रखें अगर आज आप सैड है ना तो कल को खुशी का एहसास होगा, वरना एहसास ही नहीं होगा। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है इट वर्क्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ये कॉन्ट्रास्ट पे काम करता है। मुझे ये काले का रंग तब पता लगेगा जब आपने साथ गोल्डन पहना होगा, यू नो कॉन्ट्रास्ट। ब्लैक के साथ व्हाइट होगा तो मुझे पता लगेगा ये ब्लैक है ये व्हाइट है। जिसकी जिंदगी में ब्लैक है उसको नहीं पता ब्लैक क्या और रेड क्या और व्हाइट क्या। सो ब्रेन वर्क्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट। जब तक मैं तकलीफ में नहीं होगा मुझे आराम का एहसास नहीं होगा। तो वो ये कहते हैं कि खुशी हासिल करने के लिए पहले सक्सेसफुल हो, लूज इट ऑल एंड देन गेन इट बैक, एंड देन ज्यादा जो है वो अच्छा होता है, वो ज्यादा एंजॉयमेंट ज्यादा होती है, मजा ज्यादा आता है उस सक्सेस का, और मुश्किल भी होता है। मिसाल के तौर पे आपने सब कुछ गवा लिया, यू बिकम द टॉप एंकर पर्सन ऑफ पाकिस्तान। नाउ मैं आपको कहता हूं ना लूज इट ऑल, जस्ट लाइक मीरा डिड, ठीक है, लूज इट ऑल एंड गेन इट बैक, एंड शी डिड। यार मीरा की बात करें, बताएं, आपने उनका इंटरव्यू भी देखा। देखिए मैं बताऊं, मैं आई वाज नेवर अ फैन, बट प्रोबेबली नाउ आई एम द बिगेस्ट फैन। मैं हकीकत ये ऑन एयर आपसे बात कर रहा हूं, आई वाज नेवर अ फैन ऑफ दैट लेडी बिकॉज ऑफ मेनी डिफरेंट रीजंस। लेकिन जो पिछले कुछ चंद हफ्तों ने मैं आपको बता दूं, मैं उनको ये कहना भी चाहता हूं कि आपका जो भी थेरेपिस्ट है बहुत क्लास का थेरेपिस्ट है, इनको बहुत अच्छा सिखाया है जिसने भी सिखाया, जिसने भी ट्रेन किया है, एंड शी इज अंडर थेरेपी, दैट आई नो फॉर अ फैक्ट। मेंटल इलनेसेस हम सबको ही होती है, ठीक है। मैं खुद आपको बताता हूं कि अगर मैं इस फील्ड में ना आता तो मेरे से बड़ा बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट आपको नजर ही नहीं आना। सो हम सारों में प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो रेक्टिफाई भी कर लेते हैं, जो आइडेंटिफाई नहीं ना करते वो रेक्टिफाई नहीं, जो कहते हैं ना हम परफेक्ट हैं, वो कभी भी सही नहीं हो सकते, वो नहीं हो सकते। तो मीरा को मैं ये कहूंगा कि एक तो उन्होंने बहुत अच्छे जो जवाब दिए ना वो बड़े नपे तुले और प्रोएक्टिव थे, प्री प्लान थे, क्योंकि उनको पता था कि दुनिया मेरा मजाक उड़ाती है। शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, आई थिंक शक्ल सूरत में भी और एक्टिंग में भी, स्किल्स में भी। अगर ये सिर्फ ऑन स्क्रीन देखें तो मीरा का जोड़ नहीं है पाकिस्तान, खूबसूरत भी है, ना कभी था। शी वाज जस्ट स्पॉट ऑन, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये था कि शी वाज टू सिंपल, एक। नंबर 2, उनको कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी थे। अच्छा, उनके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को लोगों ने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत अनएथिकल, बहुत अनप्रोफेशनल और बहुत घटिया बात है कि किसी को अगर दिल का दौरा पड़ गया तो आप उस पर हंसेंगे, उस पर खड़े हो गए कि दिल का दौरा पड़ गया। आपको रोना चाहिए, यू नो, अगर आपको कोई हेल्प करनी चाहिए उनकी, किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर अगर आप झांकेंगे तो मैं भी कोई पारसा नहीं हूं और जो बात कर रहे थे वो भी कोई पारसा नहीं। हम सारे इंसान हैं, खता के पुतले हैं। तो उन्होंने उनको कितना प्रोवोक किया और वो कितनी कूल रही, वो इतनी कूल रही कि अवाम प्रोवोक्ड हो गई, अवाम अब उनके साथ खड़ी है, अवाम उनके साथ खड़ी है। और उन्होंने यही कहा कि अगर जैसे वो इरशाद भट्टी साहब जैसे उनसे सवाल पूछ रहे थे, आई यूज्ड टू लाइक द पर्सन, मैं बड़ा उनको पसंद करता था आज से पहले, मैं आपको बताऊं। तो जब इंसान को वो कहते हैं, जब एक कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बड़ा थोड़ा सा फर्क होता है, वो थोड़ा सा फर्क निकल जाए ना, चीज इमेज ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। आप मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। सो डाउन टू अर्थ, जितना झुकेंगे उतना पल लगेगा। अगर आप किसी की जिंदगी में सुकून और सहूलत नहीं ला सकते, सोल्यूशन नहीं दे सकते, तो प्रॉब्लम मत दे,
उसके लिए मजीद आगे मत। ये जो सवाल वो पूछ रहे थे ना, उनका मतलब ये था कि मीरा आप खुश हैं, अल्लाह करे आप खुश ना रहे, आप क्यों खुश हैं? बिल्कुल ऐसे तो आपका अगला साल मैं बुरा कर दूं आज के लिए, तो जो भी उन्होंने किया, लेकिन आप देखिए उनका साल क्या, उनका आगे क्या, इनकी आखिरत एवरीथिंग खत्म हो गई है, उनका इनकी आखिरत खराब होगी। एट द एंड ऑफ द डे जो लोग ट्रेनिंग में चले जाते हैं, जिनको अपनी प्रॉब्लम्स का पता चल जाता है, उनको मैनेज करना बड़ा अच्छा है। और ये याद रखें, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, में ये बात जरूर करना चाहूंगा कि हम अक्सर मेडिसिन पे भागते हैं जी। इस दुनिया में किसी बीमारी का इलाज किसी दवाई में नहीं, किसी में नहीं। मैं आपको यहाँ बरमला बैठ के कह रहा हूँ, आई एम नॉट अ मेडिकल डॉक्टर। डिप्रेशन पिल्स खा रहे होते हैं, स्लीपिंग पिल्स खा रहे होते हैं, ये सब मैनेजमेंट है। ये सब मैनेजमेंट है। इसको हम कहते हैं कि अगर आपके घर मेहमान आ गए तो सारा गंद आप कारपेट के अंदर डाल दें, तो कारपेट के नीचे तो गंद है ही, जर्म्स तो है ही। तो ये जो हम मेडिसिन खा रहे होते हैं, ये बेसिकली डंग टपाऊ पॉलिसी है। ये वक्त गुजार रही है, आपकी फीलिंग्स को सप्रेस कर देती है, आपके प्लेजर सेंटर्स को क्लोज कर देती है या ओपन कर देती है। अगर आप मूड स्टेबलाइजर्स खा रहे हैं, जैसे कोई ऐसी मेडिसिन, तो वो आपके डोपामिन रिसेप्टर्स खोल देती है। डिप्रेशन है, जिंदगी समझ नहीं आती है क्या, तो क्या करें हम? समझे लाइफ इज अ सब्जेक्ट। आपने मैथ पढ़ा, आपने इंग्लिश पढ़ी, इसलिए आज आप फर पढ़ लेती हैं। इस लाइफ के सब्जेक्ट को समझें, इसको पढ़े। हम वो सारे जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, वो नौकरों के सब्जेक्ट्स हैं, वो गोरों ने बनाए हुए हैं। ये भी मैं आज आपके प्रोग्राम के तवसल से लोगों को बता दूं कि जिन स्कूल्स और कॉलेजेस में हम जाते हैं, जो हम सिलेबस फॉलो करते हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फलाना, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सब हम जैसे लो ग्रेड नौकरों के लिए, रूलिंग एलीट ने ये सब्जेक्ट्स बनाए हैं कि ये पढ़ो, उसके बाद हम ही तुम्हें हायर कर लेंगे इसी काम के लिए। एक डॉक्टर सबसे पढ़ा लिखा माना जाता है। मुझे आप बताएं, डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? नौकरी बिल्कुल। एंड तक नौकरी, किसी भी अस्पताल में जाएगा नौकरी करेगा, प्राइवेट में भी आ जाएगा तो इवेंचुअली उसको किसी ना किसी हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड रहेगा, तो नौकरी चलती रहेगी, नहीं तो गॉन। सो ये नौकर बना रहे हैं। ये जो स्कूल्स में अपने बच्चे बेचते हैं, ये जो हम यहूद की बात करते हैं और जिन पे मनोसलवा उतरा करता था, और ये सारे वो अभी भी आप देखें जूइश लॉबी सबसे ज्यादा, तो ये लोग कौन है? ये अपने बच्चे को लरूज नामी स्कूल में भेजते हैं। वो लरूज के अंदर जो है ना, वो ये नहीं सिखाते कि ये मैथमेटिक्स है, 2 + 2 4 होता है, और अगर आप H2O मिक्स करेंगे, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन एटम, तो वाटर बन जाएगा। वो ये नहीं सिखाते। वो सिखाते हैं एथिक्स क्या है, एटिकेट्स क्या है, हाउ यू सिट, हाउ यू स्टैंड, हाउ यू ओन द रूम, व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज, हाउ यू इन्फ्लुएंस पीपल। वो इन्फ्लुएंसिंग सिखाते हैं, बेसिक्स चीजें जिंदगी गुजारने की। वो जिंदगी का सब्जेक्ट सिखाते हैं। इसीलिए आप कभी उनको देखें तो उनका एक टिपिकल स्टाइल होता है, कोई आपसे झुक के हाथ नहीं मिलाएगा। हमें यहाँ पे झुक के हाथ मिलाना सिखाया जाता है और दोनों हाथों से मिलाया जाता है। हालांकि हम उनको कहते हैं कि कीप वन हैंड ऑन द साइड और दूसरे हाथ से हाथ मिलाएं। इससे आपकी डोमिनेंस शो। तो बॉडी लैंग्वेज में अगर एक बंदा कमरे में आता है और उसकी प्रेजेंस स्ट्रांग है, तो सारे जो है ना उसे डोमिनेटेड हो जाएंगे। अब उनको डोमिनेटेड करने के लिए अगर इसकी अपनी प्रैक्टिस ही नहीं है बंदे की बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, तो वो क्या किसी को डोमिनेट करेगा? यही चीज आती है हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप में भी, यही चीज आती है फाइनेंशियल फिटनेस में भी, और फिजिकल फिटनेस में भी, और मेंटल में भी। इन दी एंड मुझे जाते थे बताएं कि कोई एक ऐसा टिप जो हमारी जिंदगियां थोड़ी सी आसान कर दे, कि हम डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब जॉब भी कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, औरतें हैं घरों में काम भी कर रही हैं, खुशी नहीं है, सब कुछ है। देखें, ये जो खुशी ना होना है ना, सबसे पहले तो ये देखें कि कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है। ठीक है, ये याद रखें। सैड का मतलब क्या होता है? सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, इसलिए हम इसको सैड कहते हैं। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, इसलिए हम इसको सैड कहते हैं। अब ये सीजनल अफेक्टिव है, सैड आप ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, ठीक है, लेकिन अगर आप 6 महीने से ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं तो ये क्रॉनिक प्रॉब्लम। तो ये डिप्रेशन, हम इसको क्रॉनिक डिप्रेशन कहते हैं। 6 महीने तक तो वो कहते हैं ना, डिप्रेसिव होना, कभी खुश होना, तो इज ऑल राइट, कभी खुशी कभी गम, इज ऑल राइट। अगर कंटिन्यूअसली डिप्रेस रहेंगे फिर सुसाइडल थॉट्स आती हैं, ये सारी। हाँ, फिर सुसाइडल थॉट्स आती हैं, फिर आपको लगता है मेरा जिंदगी में कोई मकसद नहीं है मुझे। क्योंकि जब आपने एक दफा कभी इस तरह से करके, आप देखिए कि लेट्स सपोज एक फनल है, फनल आप समझती हैं जिससे हम ऑयल डालते हैं, तो एक फनल के थ्रू डालते हैं, एक फनल है, उसमें आप कभी ना बॉल लेके ना तो यूं घुमा दें उसको, वो बॉल घूमता जाएगा और इवेंचुअली वो दुनिया की जो मर्जी दुआ कर लें, वो बॉल रुकेगा नहीं, वो नीचे जाके गिरेगा। इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड स्पाइरल। ठीक है, ये डाउनवर्ड स्पाइरल होता है। हम अपने दिमाग को जब एक कमांड देते हैं ना, बाकी की वो जो स्लाइड है ना नीचे की, वो आपने एक सोच उठाई मिसाल के तौर पे, मुझे एक सोच आई, इस लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दी, वो सोच मेरे दिमाग में गई। अब वो सोच को मैंने इन जैसे किया ना, वो स्लाइड कर गई, उन्नी बॉल मेरे हाथ में, जब तक एंड पे जाके वो मुझे गिरा नहीं देगा। ठीक है, तो मैंने उस स्लाइड को, बॉल को स्लाइड नहीं करने देना, और नहीं करती तो दुनिया में और बढ़िया, मूव ऑन।
यू नो, सो ये अपने अपने आप ब्रेन से पे ग्रिप रखनी है, तभी चीजें जो है मैटर, अपने खुद नहीं ब्रेन को करने देना कि जो होता किया जाए। सेल्फ टॉक जिसको हम Exactly, कहते हैं हाँ। कि सेल्फ टॉक करते रहा करें. ह्यूमन ब्रेन टॉक्स विद 21,000 थॉट्स पर मिनट. ओके 21,000 सोचें पर मिनट के हिसाब से दिमाग सोचता है, एंड 52,000 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से वो बोलता है. ओह गॉड ओके तो अगर आप इसको डिलिबरेटली नहीं बोलेंगे तो ये अनकॉन्शियसली रहेगा। खुद ही चलता रहेगा. किसी ने आपसे बदतमीजी कर दी, गाड़ी में आप आ रही हैं, किसी ने उल्टा सीधा इशारा कर दिया, आप वो लेके बैठी रहेंगी और इसकी जुर्रत कैसे हुई, इसने ये, तो आपसे ना काम होगा ना आगे कुछ भी नहीं होगा. और जिसको मिलेंगी उसका भी मूड खराब कर देंगी कि वो भी कहेगा चलो फिर लब्बी है तो मारिए. सो पॉइंट ये है कि आपने किसी चीज को सिमुलेट कैसे करना. ठीक है अगर मेरी तरफ प्रॉब्लम्स कितनी आ रही हैं, मैंने इससे वरी नहीं करना. मेरे पास सोल्यूशंस कितने हैं, मैंने वरी इससे करना. सही तो कॉन्सेप्ट चेंज करें, माइंडसेट चेंज करें. और मुझे एक बात आप कह रही थी, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि फोकस ऑन योरसेल्फ. अपनी खुशी, अपने गम, अपने ऊपर फोकस करें. जितना अपने ऊपर फोकस करेंगी, दुनिया का फोकस आप पे आ जाएगा. जितना आप दुनिया पे फोकस करेंगी ना, उनको प्रूव करने के लिए, जैसे ये बात अक्सर कही जाती है कि जितने लोग ब्रांडेड चीजें ले लेके फिरते हैं और ब्रांड से लेस होते हैं, ये सारे वो गरीब लोग होते हैं जो अपना पैसा खर्च के अमीर लगने की कोशिश कर रहे होते हैं. अच्छा, जो ब्रांड के ओनर्स है ना, उनको कभी ब्रांड दे आर सिंपल, दे वेरी सिंपल, क्योंकि उनको पता है ब्रांड इज फॉर द पुअर, ब्रांड इज फॉर द ब्रेनलेस. इसलिए ब्रांड और ब्रेन के स्पेलिंग बड़े एक जैसे हैं, सिर्फ आई और ब्रांड्स इज फॉर ब्रेनलेस. ब्रांड इज फॉर ब्रेनलेस. ओके ये ब्रांड है ही ब्रेनलेस के लिए. अगर तो आप एक चीज लेते हैं इसलिए कि ये इस ब्रांड की है, तो ये ब्रेनलेस. अगर आप वो चीज लेते हैं इसलिए कि ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, मेरी बॉडी पे इसकी बड़ी अच्छी, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. सो ये कुछ माइंडसेट्स हैं. थ्रू आउट अपने पे काम करते रहना. लर्निंग, इसे मत सोचे कि कभी कुछ मैंने बड़ा सीख लिया, नहीं. रोजाना आपका जो है ये एक नया लर्निंग कर्व है. थ्रू आउट अपने पे काम करते रहे. कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिससे आपका बंदा ठीक हो जाएगा या बंदी ठीक हो जाएगी. फोकस अपने ऊपर करना है और ये सोचें कि इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बायपोलर डिसऑर्डर तो नहीं है, या इसका माइंड सेट तो नहीं है बिकॉज ऑफ द कल्चरल वैल्यूज और वो सारी चीजें. और अगर है तो फिर आपके पास एक स्किल अगर आपके पास हो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसको हम कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, मैं कहता हूँ यू डोंट नीड एनीथिंग. वेरी नाइस, थैंक यू सो मच. बहुत ही ज़बरदस्त बातें की और आई होप इससे जो हमारे देखने वाले हैं उनको फ़र्क पड़ा होगा. दोबारा हम मिलेंगे और जो हमारे कमेंट्स में टॉपिक्स होंगे हम उनको ज़रूर डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जाने से पहले मैं आपको बस इतना ही कहूँगी, अपना तो ख्याल रखें ही रखें, लेकिन अपने आसपास अपने प्यारों को ज़रूर पूछें क्या आप खुश हैं, क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. ये वाकई ये चीज़ें जो है हमें अपने आप में बदलने की ज़रूरत है कि आपका क्या हाल है या आप खुश हैं. सिर्फ वर्ड्स चेंज करने से ना ज़िंदगी अगलों की बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है कि हाँ इसको मेरा ख्याल है जिसकी वजह से मुझसे बात कर रहे हैं. अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें. मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.